मैं एक चीज़ कहता हूँ देश के किसानों से कि कीड़ा और बीमारी कोई समस्या नहीं है। अगर मैं नियमानुसार खेती करूँ, और नियमानुसार खेती का मतलब है खेती की विषय को पूरा समझूं। और खेती का विषय क्या है कि कभी भी खेत को, मतलब एक बायोडाइवर्सिटी है ना शब्द, जैसे जंगल की बात बताई आपको, जंगल में बायोडाइवर्सिटी है कि ज़मीन भी अच्छी है, ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 2% 3% है, ह्यूमस है, वहाँ पानी है, वहाँ पर ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं तो चिड़ियाँ हैं, सब कुछ है। जहाँ सब कुछ है, जहाँ भगवान की पूरी माया जिंदा है, वहाँ कोई कीड़ा बीमारी नहीं आता। जंगल में कोई कीड़ा बीमारी नहीं है। लेकिन अब हम लोगों ने तो जंगल बीमारी ख़त्म कर दिया। हमारे खेत में जंगल कहाँ है, ज़मीन जिंदा कहाँ है? तो ज़मीन में जीवांश नहीं है, खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं हैं, बहुत सारे जीव जंतु नहीं हैं, ज़मीन में लाभदायक जीवाणु नहीं हैं, तो इसलिए बीमारी और कीड़ा आता है। बात समझ गए ना? तो हमारी फसल में कोई कीड़ा बीमारी ना आए, कम आए। दूसरा, हमारे फल अच्छे आएँ, फूल अच्छे आएँ, फूल ना झड़ें, फल ना झड़ें, फल ना सड़ें। तो एक छोटा सा प्रयास है, और मैं इसके बहुत पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में मैं जीवामृत बताता हूँ। तो जीवामृत क्या ज़रूरी को थोड़ी था। अगर मैं समझदार होता तो हमारे खेत के जीवाणु मरते नहीं, तो जीवामृत की कोई ज़रूरत, ये विषय जन्म ही ना लेता है। अगर ज़मीन में हम लोगों ने पेस्टिसाइड न डाले होते तो जीवामृत का जो विषय है वो आता ही नहीं, वो विषय जन्म ही नहीं लेता। इसी प्रकार अगर मेरी बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल मजबूत होती तो ये 10 पर्णीय अर्क, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, ये विषय थे ही नहीं। क्यों? लेकिन अब आ गए तो इनका कुछ ना कुछ समाधान निकालने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो क्या समाधान है? देखिए आप, कि हमारे फसल में बीमारियां ना आए, कीड़े ना आए, तो प्रिकॉशन लेकर के मतलब पहले से अगर मैं सचेत हूं तो मुझे संजीवनी खाद बनानी है। संजीवनी खाद ये मान लीजिए कि आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, 10 पर्णी, ये सब का पिता है। अटैर कोई नहीं है इसमें, बिल्कुल सरल सी बात है। क्या लेना है? गोबर, नीम की पत्ती और गुड़। जैसे ये मेरे हाथ में ये गोबर है। अब सुनना मेरी बात, गोबर माने गोबर, अब गाय भैंस ना करना। गोबर माने, अभी क्या किया लोगों ने, नहीं नहीं सचान साहब, गाय का गोबर। क्यों भाई, क्या फर्क है गाय और भैंस के गोबर में? गोबर माने तो 30 किलो गोबर। ये नुस्खा मैं बता रहा हूं, अगर किसी ने 1 एकड़ सब्जी बोई हो, 1 एकड़ का नुस्खा बता रहा हूं, फिर गुणा भाग अपना करना। 2 एकड़ हो, आधा एकड़ है, 1.5 एकड़ है, वो अपना गुणा भाग खुद करना। 1 एकड़ के लिए संजीवनी, टमाटर है, मिर्चा है, बैंगन है, आलू है, रतालू है, घुइयां है, जो कुछ भी फसल बोना, तो 1 एकड़ के लिए क्या करना, 30 किलो लेंगे गोबर ताजा। ताजे का मतलब ये नहीं है कि भैंस ने, गाय ने अभी अभी किया, अभी अभी उठाना है। ताजे का मतलब 3-4 दिन पुराना, सूखा ना हो, 3-4 दिन तक का चलेगा। तो 30 किलो गोबर लेंगे और इस ड्रम में हम डाल देंगे। ये मैंने गोबर डाल दिया। अब हमारे हाथ में 30 किलो नहीं था, ये
कि आप ये ना सोचना कि 30 किलो बता रहे हैं, खुद तो जो है 10 किलो डाल रहे हैं। हम तो एक सिखा रहे हैं। तो 30 किलो गोबर डालना है। फिर क्या करना है, फिर 30 किलो ये नीम की पत्तियां। तो अब जैसे मैंने तोड़ी हैं ये सत्थे, तो इनको क्या करना, ऐसा नहीं डालना। इनमें से हम नीम की पत्तियों को ऐसे ऐसे पत्तियां निकाल लेंगे। और पत्तियों को क्या करेंगे, जैसे अब ऐसे पत्ती अगर डाल दूंगा तो इसके अंदर जो अजाडिरेक्टिन है, जो कड़ुआपन है, वो बाहर नहीं निकलेगा, कम निकलेगा। तो इनको ऐसे ऐसे मसल दिया, मसल के डाल दिया। कितना, 30 किलो। और फिर इसमें डाला 3 किलो गुड़। 30 किलो गोबर, 30 किलो नीम की कुचली हुई पत्तियां और 3 किलो गुड़। बस इतना केवल, गोबर, नीम की पत्ती और गुड़। अब ये कितना हुआ, 62 किलो, 63 किलो। कम से कम 63 लीटर पानी। 200 लीटर का ड्रम लेंगे, ये तो ड्रम 100 लीटर का है, आप लेंगे 200 लीटर का। 63 किलो गोबर, गुड़ और नीम की पत्तियां और 63 लीटर पानी। अगर पानी आपको ऐसा लगे कि अभी ये भीगा नहीं है, डूबा नहीं और डुबोना मन, 20 किलो और डाल दो। वहां आपकी मन मर्जी चलेगी। सॉलिड के बराबर मिनिमम पानी हो, ज्यादा चाहे जितना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक डंडे से कभी कभी इसको थोड़ा सा मसल देना है, चला देना है, बस। धूप, ये ड्रम रखेंगे आप धूप में। जितनी धूप की ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना जल्दी बनेंगे। जैसे अप्रैल मई जून के महीने में 5 6 7 दिन में बन जाता है। आजकल की धूप में ये 10 12 दिन लेगा। और जब जनवरी और दिसंबर का महीना होगा तो ये 15 16 दिन लेगा। तो धूप से फर्मेंटेट होगा। जब फर्मेंटेट होगा तो गोबर के अलग गुण हैं, गुड़ के अलग गुण हैं और नीम की पत्तियों के अलग गुण हैं। अब नीम की पत्तियों का क्या गुण है, नीम की पत्ती से जो अजाडिरेक्टिन नाम का एक रसायन निकलेगा, और जब पौधों की पत्तियों पर मैं स्प्रे करूंगा तो पौधों की पत्तियों पर वो चपक जाएगा। और कुछ कीड़े जो पत्ती खाने वाले हैं और पत्ती का रस चूसने वाले हैं, जब वो आएंगे, पत्ती में बैठेंगे, पत्ती को खाएंगे या रस चूसेंगे तो उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। बात समझ रहे हो, स्वाद अच्छा, तो वो पड़ोसी के यहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, आपका खेत छोड़ देंगे। गोबर और नीम की और गुड़ की पत्ती का जो संयुक्त एक रोल होगा, वो जब हवा जनित बीमारी कहीं से उड़ के आएगी उसको कंट्रोल कर लेगा। एक और चीज होगी कि जैसे आप बाजार में सब्जी वाले, फल वाले आजकल खासकर बहुत सारी चीजें खरीदते रहते हैं। क्या क्या खरीदते हैं, जाइम, एसिड, एंजाइम, छोटी छोटी शीशियों मिलते हैं, ग्रोथ प्रमोटर, जाइम, एंजाइम, एसिड्स। इनकी किसी की जरूरत नहीं है। ये पौधे को बिल्कुल ओवरहालिंग कर देते हैं। ये लिक्विड पौधे में जब स्प्रे करोगे तो पत्तियां भी खूबसूरत हैं, फूल आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं, फल बन रहे हैं वो भी अच्छे हैं, क्योंकि जाइम, एंजाइम जितने भी चीजें वो सब इनसे हो रहा है पूरा। 15 दिन में जब बन जाएगा तो ये कितना है, ये मटेरियल है नियमता 120 किलो के आसपास, और ये 1 एकड़ जमीन में 3 बार स्प्रे के लिए है। तो जब आपकी फसल थोड़ी सी बढ़ जाए, आपको अंदेशा हो कि इस समय इस प्रकार का कीड़ा आता है, अंदेशा है आपको कि ये समय इस कीड़े का आने वाला है, तो कीड़ा आए ना,
कीड़ा आने के पहले इससे 40 लीटर निकालेंगे, बगल में एक 200 लीटर का ड्रम रखेंगे, उसमें 160 लीटर पानी भरेंगे। कितना? इससे कितना निकालेंगे? 40। उसको डंडे से घोल देंगे और 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो क्या होगा, इसमें जो सॉलिड पार्ट थे वो सब नीचे बैठ जाएंगे। फिर ऊपर से पानी को निथार लेना है और कपड़े से मार्किन कपड़े से छान करके नोजल से आपको स्प्रे मार देना है फसल में। फसल कोई भी हो, कोई बाग बगीचा हो, कोई सब्जी हो, चना हो, मटर हो, कुछ भी हो, आप इसका स्प्रे मार दीजिए। अगर पत्ती चिकनी है फसल की तो उसमें एक टंकी में 25 ग्राम गुड़ मिला लेंगे या 5 ग्राम निरमा घोल देंगे, अगर पत्ती चिकनी है। और अगर पत्ती चिकनी नहीं है तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्प्रे मारा, 15 दिन के बाद फिर स्प्रे मारा, 15 दिन के बाद फिर स्प्रे मारा। बागों में, चने में, मटर में, मसूर में, राई में केवल 3 स्प्रे मारना। जो लोग मिर्चा की, टमाटर की खेती करते हैं, बैंगन की जो लंबी चलती है, जिसमें वो 30-30 बार फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, तो वो जो 30 बार स्प्रे मार रहा है तो उसका कम से कम 10 बार स्प्रे मारे, 9 बार स्प्रे मारे। तो 9 बार, 1 एकड़ में 9 बार बैंगन में भी स्प्रे मारने का मतलब है 3 यूनिट बनानी पड़ेंगी। ये मैंने 1 एकड़ में 3 स्प्रे के लिए 1 यूनिट है। अगर 9 बार स्प्रे करना है तो 3 यूनिट बनानी पड़ेंगी। एक पहली यूनिट जब ख़त्म हो जाए तो दूसरी यूनिट बनने को रख दो, जब वो ख़त्म हो जाए तीसरी यूनिट बनने को रख दो। ठीक है ना। कई किसान प्रश्न पूछते इसको कितना रख सकते हैं। पहले तो इतनी बनानी ही नहीं कि रखना पड़े, लेकिन हाँ, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक तो ये रखा ही रहेगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि कितना रख सकते हो, तो फिर मैं कहूँगा मैक्सिमम 3 महीने तक रख सकते हो। बात समझ में आ गई? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आज देश में हम फसलों में लगभग 7 लाख करोड़, कितना? 7 लाख करोड़। अभी जो आपको प्रधानमंत्री जी पीएम किसान बांट रहे हैं ना, उसका वॉल्यूम कितना है? 80,000 करोड़। कितना है? 1 साल में। मतलब अभी आपको 80,000 करोड़ प्रधानमंत्री योजना से मिल रहा है। और अगर देश का किसान ये फर्टिलाइजर, जीवामृत डाल करके फर्टिलाइजर बचा ले और संजीवनी डाल करके पेस्टिसाइड बचा ले, तो फर्टिलाइजर का वॉल्यूम कितना है? 4.5 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ की तो सब्सिडी है और 1.5 लाख करोड़ आप पे करते हो। ठीक है ना। तो 4.5 लाख करोड़ का हम फर्टिलाइजर डालते हैं अपने फसल उत्पादन में और 7 लाख करोड़ का डालते हैं पेस्टिसाइड। और फसलों का जो कुल वॉल्यूम है रुपए के रूप में वो है 22 लाख करोड़। अगर देश का किसान मूली, टमाटर, घुइयां, अदरक, गेहूं, चना, मटर, मसूर, ज्वार, बाजरा, सरसों, उड़द, मूंग सब कुछ पूरा का पूरा बेच दे तो वो कितने का बिकेगा? 22 लाख करोड़ का। और इस 22 लाख के करोड़ के रुपए में क्या है? 11 लाख करोड़ रुपए का तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है। अब आप कल्पना करिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं, भोजन की जहर। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोग खा के बीमार हो रहे हैं और ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। जब हम मरेंगे, बच्चे आएंगे, तो हो सकता है कि 25 लाख करोड़ की उपज हो और 15 लाख करोड़ रुपए का रसायन हो। अगर इसको नहीं रोका गया तो किसान के ऊपर और कर्जा चढ़ेगा, जमीन और जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी और ज्यादा बिगड़ेगी। और अभी तो जैसे पंजाब में आप सुनते हो कि हर 5वां 6ठा आदमी कैंसर का पेशेंट है।
ये कैंसर पंजाब से चला है, ये कैंसर झांसी तक आएगा, और आएगा क्या, आ गया है। ठीक है ना, आ गया है। क्यों? सिंथेटिक दूध खाएंगे, सिंथेटिक सब्जियां खाएंगे, सिंथेटिक चना खाएंगे। सिंथेटिक का मतलब जहाँ सिंथेटिक पदार्थ ज़्यादा यूज होते। अब गेहूं की रोटी खा रहे हैं, गेहूं के अंश कितना है और यूरिया का डीएपी का अंश कितना है, और वो जो गेहूं का मामा मारने वाली दवाई डाले तो वो भी तो उसी गेहूं में है। ठीक है ना, तो हमें बच के रहना है और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, और किसानी, खेती किसानी की लागत को कम करना है। किसान को के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाए, फिर से लोग कहें उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। ऐसे माहौल बन जाए कि खेती सबसे उत्तम व्यवसाय का दर्जा मिल जाए खेती को। ये मेरी ख्वाहिश है। और पूरी कैसे होगी? जब देश का किसान इस बात को समझेगा और सहयोग करेगा। आप एक बार परमात्मा की तरफ प्यार से कदम बढ़ाइए कि हे प्रकृति, हे परमात्मा, मैं तेरी माया को, तेरी व्यवस्था को अब मैं समझ गया, जान गया। अब यूरिया डीएपी तेरे शरीर में नहीं डालूंगा, अब किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड तेरे शरीर पर नहीं डालूंगा। अब मैं केवल तुझे कार्बन दूंगा, और फसलों में कोई छोटा मोटा चीज़ होगा तो मैं संजीवनी डालूंगा, यानी गोबर और नीम की पत्तियों का अर्क छिड़कूंगा। बस तुमने 2 कदम बढ़ाया, और तुम 100 कदम में 2 कदम तुम बढ़ाओ, 98 कदम चल के परमात्मा आपका हाथ उंगली थामने को तैयार बैठा है। लेकिन अभी तो भगवान तुम्हारे पास आना चाहता हो, तुम पीछे भागना चाहते हो। क्यों? लोग बताते हैं कि अभी उम्र क्या है। जैसे हम भगवान की धर्म की बात करें कि भगवान के घर जाना है, भगवान के भजन पूजन में लगना है, भगवान की पूजा करनी है, तो लोग क्या कहते हैं, अभी उम्र क्या है, ये सब काम तो बुढ़ापे के हैं। अरे काम बुढ़ापे में तुम करोगे क्या? ये काम तो जवानी के हैं। जब हाथों में दम है, पैरों में चलने की सामर्थ्य, तभी तो भगवान का काम कर पाओगे। बुढ़ापे में क्या काम करोगे? बुढ़ापे में तो तुम चल भी नहीं पाओगे, तुम तो खुद ही 1 गिलास पानी मांगोगे, तो भगवान का क्या काम करोगे तुम? है तो वही आडंबर करोगे। कोई राम की माला जब पकड़ा देगा, कोई शिव मंत्र की माला पकड़ा देगा, कोई गायत्री की माला पकड़ा देगा, कोई महामृत्युंजय मंत्र की माला पकड़ा देगा, तो चरपैया में बैठे बैठे 108 गुरिया की तुलसी की माला, और बस क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। सुन लेना, माला में कुछ नहीं रखा है, और किसी ने कहा है कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो मित्र, मन से फेरो ना प्रभु की माला, जो प्रभु चाहता है वो करो। ठीक है ना।